हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एम सिविल सर्विसेज। मैं अभिषेक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे नए लेक्चर में, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण नींव कैसे काम करते हैं, कौन होते हैं और क्या करते हैं, यानी हु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर डेमोक्रेसी। तो वो कौन होते हैं? वो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। देखिए, हम जब भी टर्म यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ये ऐसा क्यों बोला जाता है, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए जो लॉ बनते हैं, जो एग्जीक्यूशंस होते हैं, वो कैसे होते हैं। तो जानेंगे सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर से पहले हमको जानना होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जानने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम देखिए। इस पूरे को हम मानते हैं, पूरे सर्कल को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी CCOM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आपको 3 रिंग दिख रहा होगा। इन 3 रिंग को क्या सिंबलाइज किया जाता है? तो सबसे पहले देखिए, जो आउटर लेयर है यानी बड़ा एरिया, वहां आते हैं मिनिस्टर्स। इसके बाद बारी आती है जो इनर सर्कल है, ग्रीन सर्कल, इसमें आते हैं कैबिनेट, यानी कि इससे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? कैबिनेट। फिर बारी आती है आपकी प्राइम मिनिस्टर। अब क्योंकि यहां से आपको देखने को मिल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं इनर सर्कल होते हैं, मतलब कि सारा कार्य जो हो रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? प्राइम मिनिस्टर के। तो इस पूरे वैल्यू, इस पूरे फिनोमिनन को हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 2 आर्टिकल्स आपको याद रखने होंगे। 2 आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75, जो कि रिलेट करता है किससे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं 74 और 75 आर्टिकल में क्या मेंशन है और कौन से अदर प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हम बात करेंगे 74 आर्टिकल की, तो आर्टिकल 74 2 चीजें कहता है। सबसे पहला चीज कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हेड किसके द्वारा होगा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इनका कार्य क्या होगा? इनका कार्य होगा प्रेसिडेंट को, यानी राष्ट्रपति को, जो भी उनके कार्यों में सहायता प्रदान करनी हो, जैसे एड देना हो या फिर किसी फंक्शन में एडवाइस करना हो, यानी एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेल्प करेगी। देखिए, एड एंड एडवाइस करना हो किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। किसके द्वारा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एट द हेड होंगे। याद रखिएगा कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कभी भी प्रेसिडेंट के पास अपना पूरा एड एंड एडवाइस लेके नहीं जाती है। उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर्स उनकी बात को रखने के लिए प्रेसिडेंट से मिलते हैं। दूसरा हिस्सा क्या कहता है? अभी देखिए, यहाँ पे जो ये पार्ट है कि एड एंड एडवाइस वाली बात, इसको मैं थोड़ी देर में और डिटेल में बताऊंगा कि क्या ये एड एंड एडवाइस बाउंडिंग होता है या नहीं होता है। मतलब क्या राष्ट्रपति को इसी दायरे में कार्य करना होगा कि क्या कुछ डिस्क्रिशंस प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। तो चलिए इसको जानते हैं थोड़ी देर में। पर इसके बाद जो पार्ट 2 कहता है, वो क्या कहता है कि जो भी बातें एड एंड एडवाइस के थ्रू बोली जा रही हैं वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जा सकती हैं। यानी जो आप एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे रहे हैं ना, वो किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो इंडिया की, वहां पे आप उसके प्रति कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते। यानी एक बार जो बोल दिया गया, बोल दिया गया। ये क्या है? शिवगामी देवी की बात है, ठीक है, कि उनका वचन ही है शासन। चलिए आगे देखते हैं, आर्टिकल 75 को समझते हैं हम। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि अदर प्रोविजंस फॉर द मिनिस्टर्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय, ठीक है। इसको थोड़ी देर में समझेंगे जब हम प्राइम मिनिस्टर को समझेंगे, डिटेल में इसको बता दूंगा। अभी बस ये इतना याद रखिए कि अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स में पहला प्रोविजन क्या कहता है कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होते हैं। उसके बाद दूसरा क्या बोलता है कि मिनिस्टर कब तक होल्ड करेंगे ऑफिस? ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ही वो मिनिस्टर बने रह सकते हैं जिनको वो अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं, वो मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। दोनों चीजें होंगी, अदर मिनिस्टर्स को भी अपॉइंट करते हैं। तो इसका दूसरा पार्ट याद रखिए अभी COM के लिए
कि सारे मिनिस्टर्स को, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी मिनिस्टर्स का पार्ट है, तो उनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जब महामहिम अपॉइंट करते हैं तो उसके बाद उनका जो टेन्योर होता है वो उनके प्लेजर तक डिपेंड करता है। इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि जो टेन्योर दिया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी टर्म, ये फिक्स नहीं है, ठीक है, देयर इज नो फिक्स टर्म। हालांकि आपको देखने को मिलता है कि 5 साल तक लोग रहते हैं, ठीक है। अगर आपने मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी को अपना एमपी चुना और नरेंद्र मोदी को आपने चुना है तो वो 5 साल तक रहेंगे, बट प्राइम मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर्स के तौर पे रहना नहीं रहना, ये पावर किसके पास रहेगी? ये रहेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये था टेन्योर के बारे में। आगे हम जानेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी। थर्ड पॉइंट बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए? हाउस ऑफ पीपल। अब हाउस ऑफ पीपल का क्या मतलब है? ठीक है, हाउस ऑफ पीपल का मतलब होता है लोकसभा, यानी कि जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। इसका मतलब है कि अगर ये लोग अपना उत्तरदायित्व, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को काम ठीक से नहीं कर पाते हैं तो उस केस में इन्हें रिजाइन करना पड़ जाएगा। थोड़ी देर में समझेंगे कि क्या होते हैं इसके अदर प्रोविजंस। अभी मैं बेसिक्स बता रहा हूं, ठीक है, बेसिक्स हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। फिर पार्ट 4 देखिए। पार्ट 4 क्या कहता है कि बिफोर अ मिनिस्टर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर to him the oath of the office and the secrecy according to the form set out for the purpose in the third schedule। यानी हमारे यहाँ शेड्यूल 3 में क्या दिया है? oath of different ministers and different designated posts। उसी में से एक पार्ट ये भी मेंशन है। तो वहां पे बोल रहा है कि जब प्रेसिडेंट जो है ना, उनको क्या करेंगे? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे ओथ, यानी बिना ओथ लिए, ओथ ऑफ सेक्रेसी बोलते हैं, ठीक है, ओथ ऑफ सेक्रेसी। ये देखिए कि हम जो भी बोल रहे हैं, मतलब क्या होता है कि जब भी कोई मिनिस्टर ओथ लेता है तो वो ये कहता है कि हम तब तक वो चीजें नहीं डिस्क्लोज करेंगे जब तक हमें कुछ कहा नहीं जाता, यानी कि सदन में हुई जो भी बातें हैं वो बाहर हम नहीं व्यक्त कर सकते अनटिल अनलेस हमें प्रेसिडेंट ये पावर देते हैं, ठीक है, सीक्रेट रखना कोई भी चीज को। इसके बाद 5वां पॉइंट ये कहता है कि अगर कोई भी मिनिस्टर जो है वो अगर 6 महीने तक, 6 कंसेक्यूटिव मंथ तक अगर वो मेंबर नहीं बन पाता है, ठीक है, किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है, ठीक, ये नॉट याद रखिएगा, नॉट अ मेंबर ऑफ एनी हाउस, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, तो जब भी वो 6 महीना खत्म होगा जैसे ही, वैसे ही वो उनकी पावर सीज हो जाएगी, यानी अब वो उसके बाद मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 6वां पॉइंट क्या कहता है कि सैलरी और अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर शैल बी सच एज पार्लियामेंट डिसाइड, ठीक है, यानी पार्लियामेंट टाइम टू टाइम इसको डिसाइड करेगी बाय लॉ। इसलिए आपने देखा होगा ना कि कई बार बिल आता है जिसमें एमपीज और एमएलएस, अभी फिलहाल हम एमपीज की बात कर रहे हैं, एमपीज अपनी सैलरी एंड अलाउंसेस को बढ़ाने या घटाने के लिए बिल लाते हैं, ठीक है, ज्यादातर तो बढ़ाने के लिए ही लाते हैं, घटाने के लिए तो कम ही लाते हैं, ठीक है, तो बढ़ाने के लिए लाते हैं, तो वो हमेशा यूनानिमस डिसीजन से ज्यादातर पास होता है, ठीक। अब ये मेंशन कहाँ किया गया? सेकंड शेड्यूल में। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सेकंड शेड्यूल में अलाउंसेस की बात होती है, थर्ड शेड्यूल में ओथ की बात होती है, ठीक है। प्रेसिडेंट उसमें मेंशन नहीं है थर्ड पार्ट में, याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड में जितने लोगों का भी मेंशन है उसमें प्रेसिडेंट मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल शेड्यूल 2 में प्रेसिडेंट का मेंशन होता है। तो ये था हमारा आर्टिकल 74 एंड 75। इसके अलावा आर्टिकल 77 और 78 और इसके अलावा 88, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेट करते हैं। बताता हूं कैसे, देखिए। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि जैसे पावर्स आती हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास, वैसे ही आपके पास एक अच्छा मौका है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। अगर आपका लक्ष्य है, आपका एम है कि आप आने वाले सालों में यूपीएससी या स्टेट पीएससी देकर गवर्नमेंट सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक करना चाहते हैं और एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट देश या राज्य की सेवा करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट को दे सकते हैं जो कि 10 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है, चाहे वो आप सीजीपीएससी का देना चाहते हो या यूपीएससी का। इसमें कैच ये है कि आप एक्साइटिंग रिवॉर्ड जीत सकते हैं। हमारे आने वाले कोर्सेज में आपको पूरा कोर्स फ्री एनरोल मिलेगा, ठीक है, टॉप 3 ईच,
यानी कि दोनों एग्जाम्स के जो टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, CGPSC के और UPSC के, उन तीनों को यानी 6 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हम पूरा कोर्स पढ़वाएंगे। इसके अलावा रैंक 4 से लेकर रैंक 10 तक एक्साइटिंग फी वीवर्स है, जो कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको aimcivilservices.in पे जाके रजिस्टर करना होगा। ठीक है, ऊपर में आपको एम सिविल सर्विसेज की वेबसाइट पे स्कॉलरशिप टेस्ट का ये वाला लोगो दिख रहा होगा, आप इसको क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे राइट हैंड साइड में ऊपर लॉगिन एंड रजिस्टर होगा, तो आप रजिस्टर कर दें और आप ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों टेस्ट अवेल कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको ये सेंटर आना होगा हमारे भगिनी मंडल, रिक्रिएशन रोड, चौबे कॉलोनी, रायपुर। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा ऑफिस और हमारा क्लासरूम है, आप वहां के टेस्ट दे सकते हैं। और अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो इन नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस एग्जाम को देंगे और अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और अग्रसर होंगे। चलिए तब आगे बढ़ते हैं फिर से क्लास की तरफ। अब जानते हैं हम आर्टिकल 77 को। मैंने बोला ना भी आर्टिकल 77, 78 और 88 भी किसी ना किसी तरीके से रिलेट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, तो जानते हैं कैसे करता है। देखिए आर्टिकल 77 क्या कहता है कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, तो यानी गवर्नमेंट के जो भी कार्य होंगे, जो भी बिजनेस होगा वो कैसे कंडक्ट होगा। तो इसमें पार्ट 3 में देखिए ये क्या मेंशन करता है कि एलोकेटिंग अमॉन्ग मिनिस्टर्स सेड बिजनेस। इसका मतलब क्या है, इसका बेसिक सा मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको जो जो पोर्टफोलियो मिलता है, ठीक है। आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि पोर्टफोलियो सिस्टम हमारे देश में या हमारे संविधान में कहां से लिया गया है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ है। आप कमेंट कर दीजिए, जिसका भी सही आंसर होगा उसे मैं लाइक शेयर कर दूंगा। इसके अलावा इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम अगले लेक्चर में इसको जान जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ या किसने इंट्रोड्यूस किया, और जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो ये सेड बिजनेस क्या है, मतलब पोर्टफोलियो बेसिकली रेलवे मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ठीक है, जो भी जितनी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो मिनिस्ट्रीज कैसे एलोकेट होती हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर एलोकेट करेंगे क्या इनको मैं रेलवे मिनिस्ट्री देना चाहता हूँ, इनको मैं ट्रांसपोर्ट देना चाहता हूँ, XYZ मिनिस्ट्री XYZ पर्सन को देना चाहता हूँ, पर क्या वो डायरेक्टली हो जाएगा? नहीं, वो होगा बाय ओथ एंड एफर्मेशन गिवन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी प्रेसिडेंट जो है ना वो उनको ओथ दिलवाएंगे कि हाँ एज द मिनिस्टर ऑफ रेलवे मैं ये ओथ लेता हूं, ठीक है। सुनिएगा, आप कभी किसी भी मंत्री का जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो उसमें वो मंत्री पद की शपथ लेते हैं। मंत्री पद की शपथ कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यही कहता है द सेड बिजनेस, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 77 जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? डायरेक्टली रिलेटेड है सीधे सीधे राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 क्या कहता है? आर्टिकल 78 कहता है कि ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज रेस्पेक्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट को जब भी कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी तो ये कौन देगा? ये प्राइम मिनिस्टर देगा। पर क्या प्राइम मिनिस्टर अकेले देते हैं? ये पूरा डिसीजन अकेले लेते हैं? नहीं, वो जो भी डिसीजंस लेते हैं वो या तो कैबिनेट के साथ मिलकर लेते होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मिलकर लेते होंगे, ठीक है। तो यानी इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है प्राइम मिनिस्टर की। तो वही चीज यहां पे कहता है कि कम्युनिकेट करना है प्रेसिडेंट को सारे डिसीजन जो यूनियन एंड प्रपोजल होता है लेजिस्लेशन का किसी के द्वारा, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा सिचुएशन अराइज होता है जहां पे कोई इंफॉर्मेशन है, कोई लॉ आने वाला था बट वो आया नहीं, उसकी इंफॉर्मेशन भी सीख कर सकते हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से। तो वो सब बनता कैसे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बनता है। देखिए, नॉट बीन कंसीडर्ड बाय द काउंसिल, हो सकता है कोई कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो कि काउंसिल के द्वारा कंसीडर नहीं किए गए होंगे, उन्हें भी प्रेसिडेंट सीख कर सकते हैं एज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ये था हमारा 78 आर्टिकल। अब जानते हैं आर्टिकल 88 के बारे में। आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 कहता है कि राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स
ठीक है, अटॉर्नी जनरल का भी दिया हुआ, उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। अब मिनिस्टर्स की राइट क्या होते हैं कि एज अ मिनिस्टर उनकी कोई एग्जैक्टली पोजीशंस नहीं होती है। हमारे देश में जितने मिनिस्टर्स हैं वो सब पहले क्या होते हैं, एमपी होंगे या एमएलए होंगे। जब हम स्टेट की बात करेंगे तो एमएलए होंगे, और जब भी हम सेंटर की बात करेंगे यानी केंद्र की बात करेंगे तो वहां पे वो क्या होंगे, एमपी होंगे। एमएलए और एमपी याद रखिएगा कि पहले क्या बनता है कोई इंसान, वो एमएलए या एमपी बनता है, बाद में उन्हें पोर्टफोलियो देके मिनिस्टर बनाया जाता है। तो जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, उनके क्या क्या राइट्स होते हैं, तो उनके राइट्स होते हैं राइट टू स्पीक, ठीक है, सदन में बोलने का अधिकार होता है। दूसरा, ठीक है, उनको टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग में वो पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि कई बार मिनिस्टर्स राज्यसभा से, ये कहीं नहीं मेंशन है कि आपको लोकसभा से ही मिनिस्टर बनाने होंगे। मिनिस्टर्स आप किसी भी हाउस से बना सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो आप किसी भी हाउस में जाके बोल सकते हैं, उसकी प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकते हैं, इधर हाउस इसीलिए लिखा है, या किसी भी ज्वाइंट सिटिंग में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग में। तो ये पावर्स होते हैं। इसके अलावा उनको एंटाइटल किया जाता है वोट के लिए भी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को नहीं किया जाता है, अटॉर्नी जनरल के पास ये पावर नहीं है कि वो वोट कर सके। बाकी ऑलमोस्ट सारे पावर्स होते हैं, वो किसी भी सिटिंग में या प्रोसीडिंग्स में बैठ सकते हैं। ठीक है, बोल भी सकते हैं, बता सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, टेक पार्ट कर सकते हैं, बट वो एंटाइटल्ड नहीं होते हैं वोट के लिए। और हाँ, यहाँ पे मिनिस्टर्स एंटाइटल्ड कहाँ होंगे, अपने सदन में वोट करने के लिए होंगे। ठीक है, दूसरे सदन में नहीं होंगे। मतलब मान लेते हैं कि अगर राज्यसभा से आपने किसी मिनिस्टर को बनाया तो वो सीटिंग में तो बैठेंगे, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में तो बैठेंगे, पर वो प्रोसीडिंग्स में वो वोट नहीं कर सकते हैं। अगर वोटिंग की बात आता है तो वो वोट नहीं कर सकते हैं। सेम वाइसे वर्सा लोकसभा के केस में भी होगा कि अगर वो राज्यसभा में जाके सिटिंग में बैठ रहे हैं तो वहां पे वोट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस वो राज्यसभा के मेंबर हो। ठीक है, तो ये याद रखिए कि जिस हाउस के मेंबर होंगे उसी हाउस में वो वोट कर सकते हैं। और क्योंकि अटॉर्नी जनरल किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होते हैं इसलिए वो वोट नहीं कर सकते हैं। देखिए यहां लिखा है नॉट बाय वर्च्यू, इसका यही मतलब होता है, सिंपल सा। तो ये था हमारा आर्टिकल 475, 77, 78 और 88, जिसके माध्यम से हमने समझा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कौन से प्रोविजंस के द्वारा पावर प्रदान की गई है हमारे संविधान में। अब एक चीज याद रखिएगा कि अब बारी आती है एड एंड एडवाइस की। ठीक है, एड एंड एडवाइस जो होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, तो जब भी हम एड एंड एडवाइस की बात करते हैं ना, तो एड एंड एडवाइस पे कभी भी क्या होता है, बाइंडिंग होता है। अमेंडमेंट 42 एंड अमेंडमेंट 44 ये प्रोवाइड करता है। अमेंडमेंट 42 क्या कहता था कि एड एंड एडवाइस इज परमानेंटली बाउंडिंग। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति कभी भी जो एड एंड एडवाइस मिल रहा है उसके खिलाफ नहीं जा सकते। पर अमेंडमेंट 44 यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 ने यह प्रावधान दिया कि नहीं, राष्ट्रपति एक बार किसी भी लॉ या किसी भी डिसीजन को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। वंस, ये याद रखिएगा, वंस, सिर्फ एक बार। ठीक है, यानी कि दोबारा अगर वो डिसीजन वापस आता है राष्ट्रपति के पास उनके सिग्नेचर के लिए, उनके एसेंट के लिए, तो उसके बाद वो उसको रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते हैं, उनको उसमें साइन करना होगा। ये कंपल्सन हो जाता है। ये पहले नहीं था, अमेंडमेंट 42 में था कि वो एक बार भी नहीं साइन कर सकते, मगर अमेंडमेंट 44 के बाद ये कर दिया गया कि नहीं, राष्ट्रपति को एक सिंगल डिस्क्रिप्शन मिलेगा कि वो रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं किसी डिसीजन को। ठीक है, फिर उसके बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पीएम के हेड के द्वारा जो डिसीजन था वो वापस वैसे का वैसा भेजा जाता है तो उनको उसे सुनना ही होगा। ये था अमेंडमेंट 42 एंड 44 के थ्रू एड एंड एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो पहले परमानेंटली बाइंडिंग था, अब प्रोविजन हैज बीन गिवन। ठीक है, एक एक्सेप्शन दिया गया। ये था हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम जानेंगे प्राइम मिनिस्टर के पावर्स, प्राइम मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट, उनके टेन्योर, और प्राइम मिनिस्टर कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे लिंक बनाते हैं बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति और जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके बीच में लिंक। हाँ, इसमें एक चीज आपको बताना रह गया कि टोटल 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, इतने ही मेंबर बन सकते हैं।
COM यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ओनली 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा की अगर टोटल स्ट्रेंथ 550 है तो उसका 15%, ठीक है, उतने ही कोई भी मिनिस्टर बन सकता है, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बने, इंडिपेंडेंट चार्ज बने, कैबिनेट मिनिस्टर बने या प्राइम मिनिस्टर बने, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा, एक्सक्लूडिंग नहीं है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये वाला प्रावधान कहां से आया, ये आपके लिए सवाल है, इसका उत्तर मैं आपको अगले लेक्चर में दे दूंगा, ठीक है। कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हैज बीन कंसीडर्ड एज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ COM, ये आज आपका दूसरा सवाल है। तो इन दोनों सवालों का आप जवाब दीजिए, कमेंट में आंसर लिखिए, जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया होगा उन्हें मैं थंब दे दूंगा, राइट टिक कर दूंगा या हार्ट दे दूंगा, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कौन सा आंसर सही है। चलिए, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, अगले लेक्चर में हमारी फिर मुलाकात होगी जब हम जानेंगे अबाउट प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते रहें, और साथ ही साथ शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों और जहां पे पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन एज ए पार्ट ऑफ देयर सिलेबस आता हो। चलिए, फिर मुलाकात होगी अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।